और मुझे चाहिए इसका एरिया। ठीक है, मुझे इसका एरिया मान लो चाहिए। तो और कहाँ से कहाँ तक? 1 से 2 तक चाहिए, पूरा नहीं चाहिए। तो मुझे एरिया ऑफ रीजन x इज इक्व टू 1 टू x इज इक्व टू 2, तो उसे क्या लिखेंगे? क्या y dx इंटीग्रल किसी के एरिया का फार्मूला भी होता है? अब देखो, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी? अब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल बताओ। ठीक है, और फिर इसको हम लिमिट में रखेंगे। 1 इसकी लोअर लिमिट है, 2 इसकी अपर लिमिट है, फिर आगे क्या लिखें? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 2 तक का एरिया और -1 तक का एरिया। 2 तक का एरिया पूरा निकाल लो और उसमें से 1 तक का एरिया माइनस कर दो, तो आ जाएगा कि नहीं? तो 2 तक का एरिया कितना होगा? बोलो। 2 तक का एरिया 2³/3 होगा कि नहीं? वही 2 डाल दो इसी में। और 1 तक का एरिया कितना होगा? तो 8/3 माइनस 1/3 तो कितना हो जाएगा? समझ में आ गई बात? चलो, जब इतनी बात समझ में आ गई तो अब हम लोग अपने क्वेश्चन पर आते हैं। नाउ अब आ जाओ एग्जाम्पल 3.3। That is obtain equation of motion for constant acceleration using method of calculus. Obtain equations of motion for constant acceleration a constant है, using method of calculus, using method of calculus। क्या ये मुझे बताओ कि ये जो इक्वेशन निकाली थी ये वाली, ये u था और ये क्या था? मान लो ये t है, तो t पे v हो जाती थी कि नहीं? और इसे क्या लिख सकती हो? 0 पे v0 लिख दो, u ना लिखो, क्या लिखो? v0। बोलो, ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन दिख रहा है कि नहीं? वीटी ग्राफ अगर लीनियर हो तो उसे क्या कहोगी? और इसी के लिए ही तो ये इक्वेशन आई है, v इज इक्व टू v0 प्लस at। अगर ये लीनियर ना होता तब हम कहते कि कांस्टेंट एक्सीलरेशन नहीं, चूंकि इसका स्लोप ही तो इसका एक्सीलरेशन है। एक्सीलरेशन क्या होता है? क्या dv/dt होता है? बोलो। और xt ग्राफ का स्लोप क्या होता है? अरे xt ग्राफ का स्लोप कैसे एक्सीलरेशन हो जाएगा? अभी पहले भी आपको कितनी बार बता चुके हैं। वो नहीं बताया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, अभी कल ही तो बताया है। ये dx है, ये dt है, तो बताओ dx/dt क्या होता है? xt ग्राफ का स्लोप क्या हुआ? वेलोसिटी। और vt ग्राफ का स्लोप क्या हुआ?
बताइए। हाँ, तो उसी के लिए तो आपने ज्योमेट्रिक मेथड से ये सब निकाला है। x इज इक्वल्स टू ये निकाला, और क्या निकाला, दैट इज 2ax इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर। यही सब है कि नहीं? तो क्या ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन के लिए नहीं है? यही सारी इक्वेशन अब हमें कैलकुलस मेथड से चाहिए, तो लेट अस फाइंड इट आउट विथ कैलकुलस मेथड। अच्छा, ये बताओ, क्या a को dv/dt कह सकती हो? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन को। अच्छा, a dt क्या हुआ? क्या dv हुआ? ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो मैंने दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लिया, सो a dt इज dv, ये हो गया। अच्छा, वेलोसिटी जबकि टाइम 0 से t तक वेरी कर रहा है, तो वेलोसिटी कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही, देख के बताओ। v नॉट टू v, क्योंकि जब टाइम 0 तो वेलोसिटी v नॉट, जब टाइम t तो वेलोसिटी v। अच्छा, इसमें कांस्टेंट क्या है? एक्सीलरेशन तो क्या बाहर आ जाएगा और dt अंदर रह जाएगा, और यहाँ पर dv v नॉट टू v। अब कुछ ना हो तो t टू द पावर 0 लिख दो, क्योंकि t टू द पावर 0 क्या होता है, 1, और जहाँ आप कुछ ना हो तो v लिख दो, v की पावर 0, तो भी तो 1 ही रहा। ये मुझे बताइए कि t टू द पावर 0 का इंटीग्रल करो, और इस पर लिमिट लगा दो, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, और a लिख दो, v टू द पावर 0 का इंटीग्रल करो। v नॉट, आवाज़ आपकी साफ नहीं आती, नेट नहीं आ रहा है क्या? अब इस पर अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगाओ। अपर लिमिट लोअर लिमिट लगाओ। वन तो ठीक है, और -0 बोलो, सही है? इस पे लगाओ। तो क्या AT इज इक्वल टू v माइनस वी नॉट हो गया, और v नॉट यहाँ आ गया, तो v नॉट प्लस AT इज इक्वल टू v। क्या ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई? बोलो, कैलकुलस मेथड से समझ में आ गया? अब देखो सेकंड इक्वेशन, देखो कि क्या आप इस बात से सहमत हैं कि अगर x और t का ग्राफ हो तो इसका जो स्लोप होता है वो क्या होता है? क्या क्या होता है बताओ? हाँ, dx और dt, तो dx/dt क्या हुई? वेलोसिटी हुई। तो अब ये ले लो, अब पहला पॉइंट क्या लिया था बताओ? पहली इक्वेशन के क्या लिया था आप बताइए? a इज इक्वल टू dv/dt लिया था कि नहीं?
और अब मैं क्या ले रहा हूँ, v इज इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी, और v के साथ dt ले लो और dx को अलग ले लो और इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, v dt और ये dx। अच्छा, पहला जो फार्मूला आपने प्रूव किया है तो वहाँ पे मुझे बताओ v क्या आया है। तो यहाँ लिखो v आया है v नॉट प्लस ए टी, और बाहर लगा दो dt और इंटीग्रल लगा दो और ये dx। जब टाइम ज़ीरो है तो वो कहाँ पे होगा, जब टाइम ज़ीरो है तो वो कहाँ पे होगा, ज़रूरी नहीं है कि ओरिजिन से ही चल रहा हो, ये तो मैंने दिखाया है, लेकिन ऐसा हमेशा तो नहीं होगा ना, कभी कभी तो वो यहाँ से भी चल सकता है कि आपके घर के सामने से ही हर गाड़ी गुजरेगी जब आप घर से बाहर निकलोगी, तो ज़ीरो पे वो एक्स नॉट पे भी तो हो सकता है, और जबकि टी टाइम पे वो एक्स पे हो सकता है, ये भी तो हो सकता है कि नहीं हो सकता है, और ये रहा उसका स्लोप। तो इस तरीके से जब टाइम ज़ीरो है तो उसकी पोजीशन क्या हो सकती है, एक्स नॉट, और टाइम जब टी है तब उसकी पोजीशन क्या है, एक्स। तो ये ज़ीरो से टी, एक्स नॉट से एक्स, और अब वी नॉट डी टी और प्लस ए टी डी टी, मैंने डी टी अंदर ले लिया है और इंटीग्रल लिख लिया है। इसी तरीके से यहाँ एक्स नॉट टू एक्स डी एक्स, जैसे डिफरेंशियल कैलकुलस का लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन होता है वैसे इंटीग्रल का भी लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो ये इसमें भी लग जाएगा और इसमें भी लग जाएगा। और यहाँ पर x नॉट से x डी एक्स, बोलो यहाँ तक बात समझ में आ गई, कोई स्टेप ना समझ में आया हो तो पूछ लो। बोलो। अच्छा, ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, ये लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाएगा, रेखीय वितरण ऑफ इंटीग्रल, इंटीग्रल का, कैलकुलस तो एक मैथ है, इंटीग्रल का। अब देखो, चलो v नॉट, क्या v नॉट कांस्टेंट है, इनिशियल वेलोसिटी, तो वो बाहर ले ली, और dt को अंदर लेना है तो मैं t नॉट dt ले लूँ, ये बोलो सही है भाई। वन dt लेने से अच्छा क्या ले लूँ, t नॉट dt। वैसे भी छोटे छोटे dt मिल जाए तो क्या t ना बन जाए, t के छोटे छोटे टुकड़े करके dt बनाया गया, अब वही dt का इंटीग्रल करोगे तो t ही आएगा। आप चाहे देख लो, अगर आप dx का इंटीग्रल करो तो क्या होगा, x नॉट dx, फिर x टू द पावर 1, फिर इंटीग्रल हट जाएगा जिस समय इंटीग्रल का फार्मूला लगेगा 1 आ जाएगा। तो बोलो क्या आया आंसर, क्या x नहीं आ गया, तो dx का इंटीग्रल क्या होगा, x के छोटे छोटे टुकड़े किए तो dx, और dx का समेशन कर दिया, इंटीग्रल का मतलब क्या होता है, समेशन ना, सिग्मा, तो फिर x नहीं आ जाएगा। अब बहुत प्रारंभिक स्थिति में समझाने के लिए ऐसा समझाया जा सकता है, वरना ये चीज़ माइंड में होनी चाहिए, t dt और 0 से t, और यहाँ देखो वही dx है, लिखना हो तो लिख लो कि x टू द पावर नॉट dx, अपने मन को समझाने के लिए, वरना dx से तो x ही आएगा, बोलो। अच्छा, अब आगे बताओ इन सब के इंटीग्रल। तो t आ जाएगा, और t पे अपर और लोअर लिमिट लगाओ,
और ए अंदर का बताओ इंटीग्रल। क्या क्या बताया? हम्म और लिमिट भी लगाओ। और यहाँ पर अकाउंट फॉर नॉट कहाँ लगा? ये एक्स टू द पावर 0 है और ये एक्स नॉट है, इन दोनों को मिक्स मत करना। समझ में आई बात कि नहीं? वी नॉट और टी माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ए। यहाँ बोलो क्या लिखे हैं? बोलो सही है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहाँ क्या लिखे हैं? वी नॉट टी प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स नॉट। क्या ये बन गई सेकंड इक्वेशन? अब बहुत ज़्यादा करना है तो एक्स नॉट भी यहाँ लिख लो कि शुरू में कितना था और आगे और कितना चला। क्या यही एक्स होता है? अब तीसरी चीज़ देखो, जो पहले लिया था वही फिर से लो। पहले क्या लिया था? क्या a इज इक्व टू डी वी बाई डी टी लिया था सबसे पहली इक्वेशन? लेकिन dt को खिसका दो इधर और यहाँ dx लगा दो। बोलो ऐसी प्रॉपर्टी आपको बताई गई है कि v का x से डिफ्रेंशिएशन फिर x का t से मल्टीप्लाई कर दो, है तो वही चीज़। प्रेशर का वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में चेंज और वॉल्यूम का टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में चेंज, तो प्रेशर का टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में चेंज आ जाएगा कि नहीं प्रोडक्ट करने से? dx कट जाएगा, dv बाई dt आ जाएगा। अच्छा अब ये देखो dx बाई dt क्या होता है? बोलो। dx बाई dt तो v होता है, तो इसलिए a इज इक्व टू डी वी बाई डी एक्स इंटू वी। डी एक्स को यहाँ ले आओ तो a डी एक्स और इज इक्व टू v डी वी। ठीक, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो क्या होगा? a डी एक्स और ये v डी वी। जब x नॉट है तो उस समय वेलोसिटी कितनी है? नहीं नहीं, v नॉट, क्योंकि जिस समय कोई चीज़ आपके घर से x नॉट दूरी पर है, आप घर से निकले तो वो x नॉट डिस्टेंस पर है, तो उस समय क्या वो चल नहीं रही थी क्या? v नॉट उसकी वेलोसिटी नहीं थी क्या? और जब वो x पे पहुंची तब क्या उसकी वेलोसिटी है? बोलो यही तो बात थी ना। ये तो t इज इक्वल टू 0 पे वो x नॉट पे थी और उसकी वेलोसिटी v नॉट थी। बोलो इनिशियल वेलोसिटी 0 का तो कोई सवाल ही नहीं, तो 0 कैसे बोल रही हो? देखो ग्राफ देख लो, और उस समय उसकी पोजीशन x नॉट है। तो और जब वो x पे पहुंच गया तब वेलोसिटी क्या है? चलो ठीक है,
और ये डी एक्स, और यहाँ पर v है तो वी डी भी ठीक है। अब इंटीग्रल करो तो ए का अब डी एक्स का इंटीग्रल करो, क्या आएगा बताओ? सीधा ही कर दो, डी एक्स का क्या आएगा? देर लगाती हो तो देर में क्या है कि क्लास एक, हाँ तुरंत बोलोगी तो जल्दी जल्दी ज़्यादा हो जाएगा, और देर लगाओगी तो इसका बताओ। ठीक है, चलो अब इसका बताओ, अब बताओ इसका। अच्छा अच्छा ठीक। ओके, कुछ साफ हुई क्या? अभी ठीक है, अब बोलो। अब बाई टू इन दोनों का इधर चला जाएगा तो इधर क्या हो जाएगा? क्या यही थर्ड इक्वेशन है? हो गया, तीनों मेथड समझ में आ गया, आप कैलकुलस मेथड से कर लोगी। Though we have used this equation for constant acceleration, but it can be applied for non-uniform acceleration also। ये उनके लिए भी अप्लाई की जा सकती है, ये कैलकुलस मेथड की उपयोगिता है। दो देखो, आखिरी लाइन पढ़ो, उसके बाद वाली लाइन, एडवांटेज। दो वी हैव यूज्ड दिस equation for constant acceleration, ठीक है। कांस्टेंट एक्सीलरेशन को क्या कहते हैं? क्या यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन? बट इट कैन बी अप्लाइड, ये कैलकुलस है, बट कैलकुलस कैन बी अप्लाइड, can be used to find formula for कैसी एक्सीलरेशन? मान लीजिए नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। अच्छा, क्या ऐसा कोई सवाल अभी तक नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का आपने किया है कि नहीं किया है? बताओ। हाँ किया है, और वो है 3.84, पेज नंबर 44 निकालो। तो x इज इक्वल टू 0.08 एक्स क्यूब लिखा है, पढ़ो कहीं लिखा है x इज इक्वल टू दिस मच टी क्यूब। अच्छा, अब डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएटिंग जब क्यूब हो, जब क्वाड्रेटिक से ऊपर होगा तो ऐसे केस में क्यूबिक थर्ड डिग्री एंड अबव इक्वेशंस एज फंक्शन ऑफ टाइम, टाइम का फंक्शन है क्यूब, ठीक है, हैव नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन।
और स्क्वायर वाली होगी तो यूनिफॉर्मिटी की। जरा देखो, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी, तो दोनों तरफ जरा x में भी d बाई डी टी लगाओ और उधर भी लगाओ d बाई डी टी, तो 0.08 टी क्यूब डी एक्स बाई डी टी क्या होता है? डी एक्स बाई डी टी क्या होता है? देर क्यों लगती है बताने में? अब 0.08 और डी बाई डी टी ऑफ टी क्यूब का डिफरेंशियल करो। ये हो गया, तो v कितना हो गया? क्या 0.24 हो गया? डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, फिर से डिफरेंशिएट करो एक बार और, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, तो d बाई डी टी ऑफ v, और यहाँ भी करो d बाई डी टी ऑफ 0.24 टी स्क्वायर, तो 0.24 तो बाहर निकाल लो और d बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर अंदर कर लो। dv बाई डी टी क्या होता है? a, तो ये एक्सीलरेशन आ गया, और 0.24 और टी स्क्वायर का करो 2t, तो ये क्या हो गया? क्या 0.48 टी हो गया? क्या ये एक्सीलरेशन समय के साथ बढ़ता जाएगा कि टी खत्म हो गया, सरवाइव कर गया है कि वैनिश कर गया है? सरवाइव कर गया है, तो 1 सेकंड बाद जितना एक्सीलरेशन होगा क्या डबल, 2 सेकंड बाद उसका डबल हो जाएगा, 3 सेकंड में ट्रिपल हो जाएगा। तो क्या ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हुआ? तो ये इट इज नॉन यूनिफॉर्म, इट इज इंक्रीजिंग विथ टाइम, a is increasing with time, so it is non uniform acceleration। तो ये एक्सीलरेशन का जो आपने फार्मूला निकाला है, ये किस मेथड से निकाला है? कौन सा मेथड यूज किया है? है ना डिफरेंशियल कैलकुलस, तो है तो कैलकुलस का ही मेथड ना। सो इट इज ऑब्टेन्ड, सो यहाँ पर जो इट इज का मतलब है ए इज ऑब्टेन्ड बाय कैलकुलस मेथड। जब आपको x दिया गया है तो x से a का पता करना है, तो कौन सा मेथड यूज करोगी बताओ? x से v पता किया और v से a, तो कौन सा मेथड यूज किया? डिफरेंशियल कैलकुलस। और जब अगर a दिया हो, देखो a का ही फार्मूला लगाया था आपने dv बाई डी टी, याद आ रहा है कुछ कुछ कि नहीं? और उससे क्या निकाल लिया था? क्या v निकाल लिया था dx बाई डी टी, v के फार्मूले निकाल लिए और लास्ट में x का भी निकाल लिया। तो इसके लिए कौन सा मेथड यूज किया था? a से x तक जाने के लिए कौन सा किया? इंटीग्रल कैलकुलस, बस यही बात ध्यान रखनी है, कैलकुलस। अगर सेकेंड डिग्री की इक्वेशन होती तो क्या उसमें a में t आता कि वैनिश कर जाता? मान लो हमारे पास ऐसी इक्वेशन, वैनिश कर जाता। मान लो x इज इक्वल्स टू x नॉट और प्लस v नॉट t यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है कि नहीं? अच्छा, अब मैं चेक करता हूँ कि मैं इसका 2 बार डिफरेंशियल करूँगा तो ये आ जाएगा। तो पहले दोनों तरफ d बाई डी टी अप्लाई करो और यहाँ भी d बाई डी टी अप्लाई करो।
ये सेकंड डिग्री के है, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो v हो गया, और d बाई डी टी और एक्स नॉट तो वेरी नहीं करेगा, तो जो चीज़ टाइम के हिसाब से वेरी नहीं करेगी वो जीरो हो जाएगी, ठीक है। और d बाई डी टी ऑफ वी नॉट टी और प्लस d बाई डी टी लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट किया है, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेरिवेटिव या d बाई डी टी। अच्छा अब ये देखो, अगर मैं x नॉट कॉमन ले लूँ तो क्या d बाई डी टी इंटू टी नॉट लिखूँ क्या? कुछ है ही नहीं तो और क्या लिखें, 1 लिख दिया। v नॉट कॉन्स्टेंट है, कॉमन लिया, तो क्या d बाई डी टी ऑफ t लिखूँ? हाफ ए बाहर लिया तो d बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर लिखूँ? कहीं पूछना है तो पूछो। इतना समझ में आया? इतनी बात क्लियर है कि पूछना है? एक्स नॉट क्या कांस्टेंट है? जब टी नॉट पे जिस पोजीशन पर था वो बाहर निकाल लिया। बोलो, तो अंदर क्या लिखोगी? टी नॉट लिखोगी, टी नॉट ही तो 1 होता है। वी नॉट बाहर निकाल लिया, वी नॉट भी कांस्टेंट था तो अंदर टी लिख दिया, और हाफ ए बाहर निकाला तो टी स्क्वायर लिखा, ठीक। चलो अब आप इन सब का मुझे बताओ, यहाँ क्या आएगा टी नॉट से? करेक्ट। अगले का बताओ। टी टू द पावर तो 1 है ही है। हाँ तो डी टी बाई डी टी क्या होता है? डी टी बाई डी टी 1। अगले का बताओ। टी कैसे बताती हो? सही फार्मूला लगाओ। क्योंकि x टू द पावर एन डी बाई डी एक्स क्या होता है? चलिए, तो ये 0 हो गया, प्लस वी नॉट और प्लस ए टी, तो v आ गया। v की वैल्यू क्या आ गई? v नॉट प्लस ए टी। अब फिर से डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू t, तो dv बाई डी टी इज इक्वल टू d बाई डी टी ऑफ v नॉट प्लस ए टी। तो आगे d बाई डी टी ऑफ v नॉट और प्लस d बाई डी टी ऑफ ए टी। तो v नॉट अगर कॉमन ले लें तो d बाई डी टी ऑफ टी 0 लिखा जा सकता है क्या? क्योंकि कांस्टेंट टर्म बाहर निकाल लेनी चाहिए, और ये डी टी बाई डी टी यहाँ से क्या आ जाएगा? अच्छा कहाँ है? यहाँ से क्या आ जाएगा? 1 आएगा तो a आ जाएगा। तो बताओ एक्सीलरेशन क्या a आ गया? इज इट इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम? ठीक है। सो इफ द इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट हैज ए सेकेंड डिग्री ऑफ टाइम, इफ इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट
जैसे x की इक्वेशन है सेकंड डिग्री का हो, मुझे ये नहीं है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर कुछ भी हो, वैसे तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ये सेकंड डिग्री का है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यही इक्वेशन हो। अभी आपने देखा कि पहले 0.08 करके था, या और भी कुछ हो सकता है कि 7t स्क्वायर प्लस 3t, तो ये सब सेकंड डिग्री की हैं कि नहीं। देन it has if equation of displacement has second degree of time, then its acceleration is constant। अब समझ में आ गई बात आपको। यही हमें बतानी भी थी। अब आगे बढ़ो, तो अगले सवाल पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एग्जाम्पल 3.4। एग्जाम्पल 3.4 कह रहा है कि एक बॉल को ऊपर फेंका गया और 20 मीटर पर सेकंड के हिसाब से, जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है जिसकी हाइट खुद 25 मीटर है, तो 25 मीटर ऊंची मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है और उससे ऊपर यहाँ से बॉल फेंकी गई। तो जब ऊपर बॉल फेंकी गई तो ये नीचे आएगी और यहाँ गिर जाएगी नीचे। ठीक, और ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है। इस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की हाइट कितनी है, और बॉल को जो ऊपर फेंका गया तो किस स्पीड से फेंका गया। ऊपर की चीज़ को पॉजिटिव लो और नीचे की चीज़ को कैसा लो, निगेटिव। एक्सीलरेशन कितना लोगे, एक्सीलरेशन तो नीचे काम कर रहा है, तो क्या -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लोगे। जी बोला 10 लो, क्वेश्चन में 10 कहाँ है। अच्छा, वेलोसिटी ऊपर है तो क्या वेलोसिटी ऊपर पॉजिटिव लोगे v0, बोलो। ऐसा है। तो अब जरा देखो, कह रहा है कि हाउ हाई विल द बॉल राइज, और जो सबसे ऊपर की हाइट है वहाँ वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। तो कितनी ऊंचाई तक जाएगी। तो अब हमारे पास एक ये चीज़ है, x इज इक्वल्स टू एक्स नॉट प्लस वी नॉट टी और प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है कि नहीं। बताइए, और ये ओरिजिन है। तो बताओ कि शुरू में वो कितनी ऊंचाई पर है। क्या एक्स नॉट वो +25 है, बोलो। इतना तो ऊपर हाई है, तो +25 लिख लो। और वी नॉट कितना है, 20। अच्छा, खैर यहाँ टाइम नहीं दिया है, कोई बात नहीं, भी टाइम निकाल लेंगे। 20t और प्लस हाफ इंटू -10 और टी स्क्वायर, क्योंकि x निकालने के लिए हमें समय भी चाहिए, तो मैं ये फार्मूला लगा लूँ, v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी। इससे टाइम निकल जाएगा, इसमें डाल देंगे। तो सबसे ऊपर v कितना होगा, और भेजा गया इसको 20 से, और एक्सीलरेशन कितना है, तो t कितना आ जाएगा। मान लो 20 उधर ले लो, तो -20 इज इक्वल टू -10t। तो t क्या हो गया बताओ, कितना, 2 सेकंड हुआ कि नहीं। तो ये जो 2 सेकंड अब इसमें डाल दो, तो ये हमने निकाल लिया है, अब इसमें डालो। तो x इज इक्वल टू 25 प्लस 20 इंटू 2 और प्लस हाफ इंटू -10 इंटू 2 स्क्वायर। तो ये तो 25 आ गया, और ये कितना आ गया। अच्छा, -5 का 4 से मल्टीप्लाई करोगी तो क्या आएगा, तो 5 चौको 20 -20
तो ये 25 और प्लस 20 कितना आ गया, 45 मीटर। सो कितनी ऊंचाई तक बॉल जाएगी, सो बॉल विल राइज 25 मीटर हाई फ्रॉम ग्राउंड, या फिर देखो बुक में लिखा है 20 मीटर अबव मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, दोनों लिखा है आंसर, जो मर्जी हो वो लिखो, लिखा है कि नहीं, हमने ग्राउंड से लिया है। बॉल विल हाई फ्रॉम ग्राउंड, और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से लोगी तो क्या होगा, और 25 की तो ये हाई है, 20 और जाएगी कि नहीं, above top of multi story building। इतनी बात करेक्ट है। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उसका टाइम क्या होगा ग्राउंड तक आने का, वो कह रहा है कि बिल्कुल ज़मीन में हम लाना चाहते हैं, ज़मीन यहाँ है ना, यहाँ आने में कितना समय लगेगा, तो यहाँ आने में हमें ये पता करना है कितना समय लगेगा। अब देखो x क्या होता है, x नॉट और प्लस वी नॉट टी और प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है। फाइनली हम उसे कहाँ चाहते हैं, क्या जीरो पे चाहते हैं, और शुरू में कितनी थी, क्या प्लस 25 पे थी, उसकी शुरुआती स्पीड कितनी थी, क्या 20, बट हमें टाइम का पता नहीं है कि टाइम कितना है, ये तो सिर्फ ऊपर जाने का समय है कि यहाँ से ऊपर जाने में कितना समय ले रहा है, अब बाकी ये भी तो इसे आना है कि नहीं, ठीक है कि नहीं, वो हमें नहीं पता, तो हमने यही इस सब इसी में डाल देंगे, हमें पूरा टाइम एक साथ मिल जाएगा कि ये 20t और प्लस हाफ और फिर कितना हुआ -10 और टी स्क्वायर, तो यहाँ पर ही कितना हो जाएगा 25 माइनस इधर लो, और ये 20t और क्या -5t स्क्वायर होगा, सही है, सब चीज़ इधर ले लो, तो 5t स्क्वायर -20t और -25 क्या ज़ीरो होगा, और 5 से डिवाइड कर दो तो टी स्क्वायर -4t प्लस 5 क्या ज़ीरो होगा, और टी स्क्वायर -5t और प्लस 1t और प्लस 5 क्या ज़ीरो होगा, ये 4 है और हमें क्या चाहिए 5 चाहिए ना, तो कैसे आए, ये तो मतलब हमने क्या किया है, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, ये प्लस में आया, ये माइनस में आया, ये माइनस में है, इसे माइनस लिखो, क्योंकि जब सबके साइन बदले, सबके साइन बदले क्या, हाँ ये तो माइनस ही है, ये तो माइनस है ना, तो क्या होगा t -5 और प्लस 1 और t -5, तो ये कितना हो गया t + 1 और t -5 = 0, तो t की वैल्यू क्या क्या आ गई, तो ये रिजेक्टेड हुआ कि नहीं, सो इट विल टेक 5 सेकेंड टू रीच ग्राउंड, इट विल टेक 5 सेकेंड टू रीच ग्राउंड, ठीक है, when it is thrown upward, since when it is thrown upward, लेकिन ये मेथड आपको पसंद नहीं आ रहा है, आप कह रहे हैं कि नहीं ये बिल्कुल अच्छा मेथड नहीं है, मुझे तो कुछ और ही करना था, तो जो आपको मेथड पसंद आ रहा है मैं वो भी कर दूं, आप कह रही हैं कि इस चीज़ को मैं ऊपर फेंकती हूँ और फिर ये नीचे आता है बॉल, तो मुझे एक T1 निकाल लेना चाहिए और फिर ये पूरा T2 निकाल लेना चाहिए और उन दोनों को जोड़ लेना चाहिए, बुक को भी यही मेथड पसंद है, ऊपर जाने तक का समय फिर ऊपर से सीधा नीचे आने तक का समय, सो टोटल टाइम क्या हो गया
t1 प्लस t2। अच्छा, ऊपर की वेलोसिटी क्या है, 0, तो ऊपर तक जाने का समय क्या हो गया, v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी। सबसे ऊपर की वेलोसिटी 0, भेजा किस स्पीड से गया, एक्सीलरेशन क्या है, और टाइम t1 निकालो। बोलो, समझ में आई बात। तो t1 कितना आ गया, क्या 2 सेकंड आ गया था। अब 2 सेकंड में ये कितना ऊपर जाएगा, उस हाइट को पता करो। सो x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस वी नॉट टी और प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो 2 सेकंड में पहले ही 25 था, और वी नॉट 20 से फेंका गया, 2 सेकंड का इसने सफ़र तय किया, और 2 सेकंड में कितना चला होगा। तो क्या ये x की वैल्यू 45 आ गई थी। अब आप कहेंगे 45 मीटर से ये गिराया जाए तो t2 आए, तो अब t2 निकाल लें। 45 मीटर से गिराया जा रहा है, तो फ्री फॉल अगर वहाँ से छोड़ दिया जाए 45 मीटर से, तो टाइम कितना लगेगा। अच्छा, तो इसके लिए फिर से यही फार्मूला लगाओ कि 45 मीटर से गिराया जाए तो कितना समय लगेगा। नाउ कौन सा फार्मूला लगा दें इसके लिए कि 45 मीटर से गिराया जाए। सो नाउ इट इज ड्रॉप्ड, अब ड्रॉप किया गया है, क्योंकि ड्रॉपिंग है ना, वहाँ से आएगा फ्रॉम 45 मीटर। तो फिर से यही लगाओ, वी नॉट टी और प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कितनी इसकी हाइट है, 45 से गिर रहा है। शुरुआती स्पीड कितनी है, 0, और एक्सीलरेशन कितना है, तो 45 को यहाँ ले आओ, तो क्या ये -45 हो जाएगा, और उधर क्या -5t स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या t स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो क्या t की वैल्यू +-3 हो जाएगी, तो क्या t की वैल्यू 3 सेकंड हो जाएगी, t2। बोलो, अब t1 प्लस t2 कर दो, तो 2 + 3 दैट इज 5 सेकंड। बताओ कौन सा मेथड पसंद आया। तो पहला लगा देना, उसमें झंझट भी नहीं है कोई, इतना किस लिए करना। चलो, बुक में देखो 2 मेथड लिखे हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों हमने करा दिया आपको। एग्जाम्पल 3.5, फ्री फॉल क्या होता है, इफ एनी ऑब्जेक्ट is just released from some height, just released from some height, then it fall down under gravity, यानी v नॉट उसका 0 होना चाहिए। इट इज कॉल्ड फ्री फॉल। ऊपर से फेंको नहीं, ऐसे ऐसे नहीं फेंको, बस छोड़ दो। तो फ्री फॉल कहते हैं। अच्छा, जो फ्री फॉल की कंडीशन होगी उसके लिए हमारी इक्वेशन अमेंड हो जाएगी। तो v इज इक्वल टू क्या होता है, क्या v नॉट प्लस ए टी होता है, तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, क्या -g हो जाएगा, क्योंकि एक्सीलरेशन नीचे काम कर रहा है। बोलो, और v नॉट 0 हो जाएगा, तो v कैसे अमेंड हो जाएगा, -gt हो जाएगा। ऐसे ही जो y है वो किस हिसाब से अमेंड होगा, किसी हाइट से फेंका जाएगा, तो
वाई एक्सिस लिए, इन्होंने इसको वाई ले ली, हाइट को वाई ले ली, कोई बात नहीं। तो y इज इक्वल्स टू, बट वो किसी हाइट से फेंका जाएगा, तो मुझे वाई नॉट छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि हमने वो छोड़ देंगे तो वही तो सबसे क्रूशियल है। बुक ने छोड़ दिया है, हम नहीं छोड़ेंगे, ठीक है ना। किसी न किसी हाइट से तो गिराया जाएगा। अगर अच्छा, अगर मान लो वाई नॉट प्लस वी नॉट टी और प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्यों छोड़ा है वो भी हम बताएंगे तुमको। तो वाई नॉट प्लस क्या 0t हुआ, और प्लस हाफ और माइनस जी और टी स्क्वायर। तो ये सेकंड इक्वेशन आ गई, ठीक है, बोलो। लेकिन ये भी बात हो सकती है कि वो वस्तु जहाँ पर है वो उसी को ओरिजिन मान रहा हो, वो कह रहा हो कि नहीं हम तो मल्टी स्टोरी पे खड़े हैं, हम इसी को ओरिजिन मानेंगे। तो ऐसी स्थिति में जैसे इसी को कहे हम तो यही ओरिजिन है, जहाँ हम खड़े हम धरती को क्यों माने, और यहाँ से वो किसी गेंद को गिरा देता है, तो फिर वाई कितना होगा। मान लीजिए अगर वो 25 मीटर ऊंचाई पर खड़ा है, कहता है मैं तो यहीं खड़ा हूँ, यही ओरिजिन है, तो अब ये जो वाई होगा उसके लिए वाई नॉट तो 0 हो जाएगा ना, और प्लस वी नॉट टी और प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ज़रा यहाँ देखो, अगर वो ऐसी स्थिति करता है यहीं से नीचे छोड़ देता है, तो नीचे छोड़ने पर वो वस्तु 25 मीटर का सफ़र करेगी, और 25 मीटर नीचे जाएगी तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वी नॉट टी और प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। उसे कितना नीचे जाना है, क्या -25, क्योंकि उसने खुद को ओरिजिन मान लिया है, तो अब नीचे की चीज़ तो निगेटिव होगी ना। अच्छा, पहले क्वेश्चन जो हमने किया था वो उसको यहाँ ओरिजिन माना था, धरती को, उसने तो खुद को मान लिया, तो उसका डिस्प्लेसमेंट भी क्या हुआ बताइए, और वी नॉट तो 0 हो गया, और टी और प्लस हाफ जी भी निगेटिव हो गया, तो माइनस जी और टी स्क्वायर। तो इस स्थिति में मान लो मैं इसे -10 मान लूँ, तो -25 इज इक्वल टू हाफ -10 और टी स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, इट इज़ इक्वल टू क्या -5t स्क्वायर हो जाएगा, और टी स्क्वायर क्या 5 हो जाएगा, और टी की वैल्यू क्या ±√5 हो जाएगी, बोलो। सो ये इसी मेथड को मानता है कि जहाँ हम हैं वहीं ओरिजिन है। तो ऐसी स्थिति में इफ द जो भी ऑब्जर्वर इज एट ओरिजिन, इफ ऑब्जर्वर एट सम हाइट, वो किसी हाइट पर है, इज एट ओरिजिन, वही ओरिजिन पर हो गया, तो वाई नॉट 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, फिर तो कोई सवाल ही नहीं उठता, वही ओरिजिन पर हो गया। तो ऐसी स्थिति में वाई क्या हो जाएगा, वी नॉट टी और प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो वाई क्या हो जाएगा, 0 इंटू टी और प्लस हाफ इंटू माइनस जी और टी स्क्वायर, क्योंकि एक्सीलरेशन तो जी होता है ना, जी कभी निगेटिव नहीं होता है, बोलो। जी कैसा होता है, जी हमेशा 9.8 है, लेकिन एक्सीलरेशन क्या होता है, क्या -9.8। तो ये कभी जी में नहीं लिखना आपको कि निगेटिव है। क्यों नहीं लिखना है बताओ, क्योंकि जी कहाँ से आया है, फोर्स इज इक्वल टू जी मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। इन तीनों वैल्यूओं को जब कैलकुलेट किया गया है, दैट इज 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, मास ऑफ अर्थ है 6 इंटू 10 टू द पावर 24, और रेडियस ऑफ अर्थ है 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 का स्क्वायर। ये सब कैलकुलेट कर दो, यही तो 9.8 आया था 9th में, याद है। तो यही तो जी है, क्या जी कभी निगेटिव हो सकता है, यहाँ से कभी निगेटिव वैल्यू आएगी क्या, तो और फिर एक्सीलरेशन निगेटिव ले लिया, तो वाई कितना हो गया बताओ,
माइनस हाफ जी टी स्क्वायर हुआ। ये दूसरी क्वेश्चन बन गई, बुक से देखती जाओ। बोलो दूसरी क्वेश्चन समझ में आ गई। अब उसे आप आगे भी लिख सकती हैं कि -4.9, हम तो इसी को लिख रहे हैं, यही जनरल फॉर्म है। अब जी जैसा कहेगा हम इसी में रख देंगे। और थर्ड देखो, वी स्क्वायर क्या होता है, और दैट इज ऐसा भी कहा जा सकता है कि वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर क्या होता है, इट इज 2as होता है। तो 2ay लिख दो, हाइट y ले रहा है, तो वी नॉट स्क्वायर और प्लस 2ay। तो इसे 0 लिखो, इसे 2 लिखो, इसे माइनस जी लिखो, इसे y लिखो। तो बताओ वी स्क्वायर क्या हो जाएगा, क्या -2gy। तो अब हमारी तीन इक्वेशन कौन कौन सी हो गई हैं। एक तो v इज इक्वल टू माइनस जी टी, बट इट इज़ नॉट द इशू कि हम इसे याद रखें, इतना तो कोई याद नहीं रख सकता हर इक्वेशन। आप बस उसी समय लगा देना जब लगाना हो, एक प्रैक्टिस सी कराई गई है बस। बल्कि उस समय याद रखोगी तो गलत हो जाएगा, लगाने से सही होगा और याद रखने से गलत हो जाएगा, एक गलती हो जाएगी। समझ में आ गई ना बात आपको। आपको इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स तो याद ही, उसी पे सब लगाना। अब जरा देखो कि मान लो एक्सीलरेशन का वो आपसे ग्राफ बनवाए, तो एक्सीलरेशन तो कांस्टेंट ही होता है, तो कांस्टेंट एक्सीलरेशन होगा तो कैसे होगा। ये देखो यहाँ पर -5 और -10, तो इससे ऊपर होगा 9.8, -9.8। सो दिस इज एक्सीलरेशन ऊपर की ओर, और ये टाइम है। तो टाइम के साथ एक्सीलरेशन बदल नहीं रहा है, तो ये ग्राफ हो गया, दिस इज ग्राफ। दिस इज अ फ्री फॉल इज ए कंडीशन ऑफ, ये कैसा है। तो अब हमने इसमें कौन सा बना दिया, दैट इज ए और टी का बना दिया है। तो टाइम के साथ ये इंडिपेंडेंट है, एक्सीलरेशन बदल नहीं रहा है। तो जैसे v क्या था बताओ, -gt लिखा है ऊपर, तो dv बाई dt क्या होगा, क्या d बाई डी टी ऑफ -gt, क्या ये एक्सीलरेशन हो जाएगा, और ये dt बाई dt हो जाएगा। तो क्या एक्सीलरेशन की वैल्यू -g आ जाएगी। तो यही चीज़ हम लोगों ने बना दी, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। बोलो टाइम के साथ बदल रहा है क्या। चलो अब अगला ग्राफ देखो, कह रहा है कि वी टी का बनाओ, तो v और t का बनाओ। v के लिए कौन सी इक्वेशन आई आपके पास, उसमें ज़रूरत नहीं थी ये करने की, आप सीधा भी लिख देती कि एक्सीलरेशन जो है वो -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बस यही करके ग्राफ बना देना। ठीक, कुछ डेरिवेटिव नहीं चाहिए, यही है बस ग्राफ, ठीक है ना। अच्छा v क्या है बताओ, तो v इज इक्वल्स टू क्या -gt है, जरा ध्यान दो। हम थोड़ा सिंप्लिसिटी के लिए इसे -10t ले लें। अब -9.8 कौन लेगा, कौन कैलकुलेट करेगा। तो ये v है, कह रहा है AT VT XT ग्राफ सारे बनाओ। तो बताओ जब टाइम 0 सेकेंड है तो v क्या होगा, वन सेकेंड में कितना होगा, और ये -20। तो 1 सेकेंड और 2 सेकेंड बना दो, 0 पे 0 और 1 सेकेंड पे -10 और 2 सेकेंड पर -20 और फिर मिला दो। बोलो बन गया ग्राफ। तो 1 पे -10, अगले पेज पे देखो ग्राफ क्या यही है। तो ये -10 और -20 पे बना दिया, और है आसान।
3 पे भी बना सकती हो, 3 पे -30 हो जाएगा। इसी इक्वेशन से बना दिया, ये लिखी भी है। अच्छा, अब एक और ग्राफ देखो, ये कौन सा ग्राफ है? एक्स का है, एक्स बोल सकती हो या वाई, ये वाई एक्सिस है तो वाई बोला गया है। वाई के लिए क्या चीज़ कही गई है? क्या हाफ जी टी स्क्वायर है, वो भी निगेटिव का? चेक करो। मैं सिंप्लिसिटी के लिए इसे 10 लेता हूँ। अब कहाँ पे हम 9.8 का कहाँ कैलकुलेशन करते रहेंगे? तो y कितना हुआ? क्या -5t² हुआ है ना? तो अब ये पोजीशन टाइम ग्राफ है। ऊपर क्या था? क्या वेलोसिटी टाइम ग्राफ था? और पीछे क्या था? क्या एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ था? तो अब इसमें देखो कि यदि समय 0 हो तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 1 सेकंड में कितना होगा? 2 सेकंड में कितना होगा? -20 तो बहुत ज़्यादा है। चलो फिर भी 1 2, फिर भी मुझे 5 10 15 और 20 4 जगह जाना है। -5 -10 -15 और -20 4 जगह जाना है कि नहीं जाना? तो 0 पे 0 ले लिया और 1 पे कितना लिया? -5। तो 2 पे कितना लिया? -20। तो अब ज़रा देखो ये कैसा ग्राफ आएगा। ये यहाँ से ऐसे आया और यहाँ पे ऐसे, बोलो कर्व है। यानी 1 पे -5 और 2 पर -20। इतनी बात समझ में आ गई आपको कि ये कैसे ग्राफ बनाएगा? ओके, नाउ अभी इतना हम लोगों ने कर लिया है। 5:45 पे अगली क्लास है।